और हम ठीकरा फोड़ते हैं राजनीतिक विल पर। आज अगर हमारे शहर में देखते हैं तो कई सेक्टर्स हैं जहां जो बिल्कुल जहां पे वैक्यूम है। आप एंटरटेनमेंट सेक्टर बीकानेर का देखिए, और मैं उस समय सक्षम नहीं था कि मैं खड़ा होकर बोल पाऊं कि सर प्लीज मुझसे पूछ लीजिए कि आपका नाम क्या है। आप 5 बार पूछ लीजिए रादर देन आप मुझे मेरी क्लास में ये बुलाएं। तो ऐसे ही किसी में कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं तो उस पर क्यों प्रश्न किया जाता है? छोटे शहर को मुख्यधारा में सम्मिलित करना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और बेहतर पॉडकास्ट आप लोगों तक पहुंचाते रहें। जब तक आज के यूथ को स्किलफुल एजुकेशन नहीं दी जाएगी तब तक एजुकेशन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री का ही सोर्स रहेगा। और जो आज इस वीडियो में हमारे गेस्ट हैं वो इसी टॉपिक के एक्सपर्ट हैं। वो न केवल एक बीकानेर की वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ ही साथ फाइनेंस की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर पीएस बोहरा जी। डॉक्टर पीएस बोहरा। सर, जैसे मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि यूजुअली चाइल्ड्स में, मेनली एडल्ट्स में सपने देखना और उनके लिए एम्बिशियस होना कितना ज़रूरी है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न मुझे लगता है कि शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों से पूछा जाना चाहिए जी। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस पॉडकास्ट में आपने ये प्रश्न मुझे पूछा कि युवाओं में, बच्चों में, किड्स में या इन टोटलिटी अगर मैं उन्हें बोलूँ स्टूडेंट्स में सपने देखना उनके लिए कितना ज़रूरी है। मैं ये बोलूँगा उनके लिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है और मैं तो उन्हें ये भी बोलूँगा कि उन्हें अपने सपनों पर ही चलना चाहिए। अगर युवा या बच्चा या कोई किड या कोई स्टूडेंट इस देश के विकास में कोई योगदान देना चाहता है ना, तो पहली बात तो वो इस बात पर अमल करना शुरू करे कि उसे ना कहना आना चाहिए और उसकी शुरुआत उसको अपने घर से भी करनी है। देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज आज़ादी के तकरीबन एक लंबे अरसे के बाद भी हम लोग इकोनॉमिकली इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली सेटल नहीं हो पाए हैं और हर माँ बाप को ये लगता है कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, वो उनके बच्चे ना करें। तो क्या होता है कि उस चीज़ से उन्हें बाहर निकालने के लिए माँ बाप प्रयत्न तो बहुत करते हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये भी एक सच्चाई है वो अपने सपने भी अपने बच्चों में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और चूंकि मैं एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि हमारा अगर शिक्षा के क्षेत्र से हम लोग यानी हम टीचर्स अगर अनस्किल्ड वर्कफोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा कि कहीं ना कहीं एक आक्षेप है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे कि स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ग्लोबल कॉम्पिटेंस की कमी है, तो मुझे लगता है उस कमी का कारण क्या है कि बच्चों में माँ बाप के सपने आ रहे हैं और बच्चे उन सपनों को अपना सपना मान रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा बच्चे अपना खुद का सपना देखें। और अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे बड़ी छोटी उम्र से अपने रोल मॉडल्स बना सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि बच्चों को सपने ज़रूर देखने चाहिए और माँ बाप को उन्हें सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और टीचर्स को भी क्लासरूम के अंदर इस तरीके का कल्चर बिल्ड करना चाहिए कि बच्चे अपने सपनों के बारे में बात करें। जैसे सर सुसाइडल रेट्स रहता है बच्चों में, कई बार प्रेशर में आ जाते हैं, तो उसके बारे में सर क्या? यू मस्ट बी टॉकिंग फॉर दिस, ये जो कोटा के इंसिडेंट्स होते हैं। देखिए ये जो सुसाइडल है इसके पीछे का जो कारण है, अगर आप इसको मेडिकल टर्म्स में देखेंगे तो एक तो ये है कि वो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन जो मेजर इन दिनों एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि बच्चों को ये लगता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो उस स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब अखबार के पहली जो न्यूज़ होती है फ्रंट पेज पर वो ये होती है और हम देखते हैं कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और एक नोट लिख दिया, बड़ा मार्मिक सा नोट होता है कि मम्मी पापा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाऊँगी या कर पा रहा हूँ। तो जो मैंने अभी आपके पहले प्रश्न में जो बात कही मैं वही कहने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा एक डिसीज़न ले रहा है अपने आप को हैंग करने का या अपने आप को ख़त्म करने का, विश्वास करिए उसके पीछे कारण क्या है। वो जो चीज़ परस्यू कर रहा था, जिस चीज़ के अंदर वो था, वो सपना उसका था ही नहीं, वो एम्बिशंस उसकी थी ही नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बॉस के जो सपना होता है ना, जो एम्बिशंस होती है, वो आपकी ताकत होती है।
वो आपका कॉन्फिडेंस होता है टू कीप गोइंग ऑन। एब्सोल्युटली। अगर कोई सपना, कोई एम्बिशन, अगर आपकी ताकत नहीं है तो विश्वास करिए वो आप पर थोपा गया है। आज अगर हम बड़े बड़े क्रिकेटर्स की बात करते हैं, चाहे वो सचिन है या विराट है, वो इतना बड़ी शख्सियत तक कैसे पहुंचे, वो इतने बड़े लेवल तक कैसे पहुंचे? उन्होंने अपने सपने को अपने कॉन्फिडेंस से ताकत दी। और ये जो बच्चे, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये जो दुर्घटनाएं हमारे मुल्क में घटती हैं, हमारे आसपास घटती हैं, मैं इसका सबसे बड़ा दोषी समाज को मानता हूँ। सोसाइटी। वाई? कारण ये है कि समाज में आज तक कोई प्रयास नहीं हो रहा है कि काउंसलिंग शुरू हो। देखिए, मान लीजिए किसी परिवार में दुर्घटना हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि एक पहल होनी चाहिए, उस बात पर एनालिसिस की एक पहल होनी चाहिए कि दुर्घटना क्यों घटी। होता यह है कि हम एट द एंड ऑफ द डे ये मान लेते हैं वो बच्चा अयोग्य था, या वो इनकॉम्पिटेंट था, या वो उस स्ट्रेस को वो बियर नहीं कर पाया। मैं ये कह रहा हूं, वो स्ट्रेस क्यों क्रिएट की गई? क्या हम अपने छोटे छोटे बच्चों को इस चीज से खो देंगे और उनके जाने के बाद भी हम ये एनालिसिस करेंगे कि वो स्ट्रेस बियर नहीं कर पाया, उसे लगा उस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकता है? एक तो समाज दोषी है, क्योंकि समाज इसलिए दोषी है कि वो उसके जाने के बाद उसका एनालिसिस गलत करता है। दूसरा दोषी मुझे लगता है हमारी नीतियां हैं, हमारी पॉलिसियां हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि इस मुल्क को एक बड़ी कतार में आज भी डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। मैंने बहुत पहले कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था कि इंडिया में जितने अच्छे डॉक्टर्स चाहिए उतने अच्छे हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, क्योंकि इंजीनियर्स अगर होंगे तो ही तो अच्छी मशीनरी आएगी जिनके माध्यम से डॉक्टर्स जो है अच्छे डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोस करेंगे तभी तो आप ट्रीटमेंट दे पाओगे। हमें अच्छे प्रोफेशनल्स चाहिए, हमें बहुत बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेट्स चाहिए हमारे प्रशासन को चलाने के लिए, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, हमें MBAs चाहिए, हमारे पास इतना बड़ा कॉर्पोरेट्स हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी है, नीतियाँ गलत कहाँ हैं? नीतियाँ गलत यहाँ पे हैं कि हमने हर चीज़ का जो एंट्रेंस है ना, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इतना टफ कर दिए। जैसे अगर आप आज मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो बच्चे की ज़िंदगी 2 साल में शुरू के ख़त्म हो जाती है। अगर जो सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, 10th के बाद उसकी ज़िंदगी शुरू होती है, 12th के बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना टफ प्रोसेस क्यों कर रखा है। आप इस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय, अगर आप इंजीनियरिंग की भी बात करें, इस प्रोसेस को ईजी करिए। एक 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जो 12th पास आउट होके आके एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अब वो चाहे मेडिकल का है, चाहे इंजीनियरिंग का है, या ग्रेजुएशन करने के बाद UPSC की तैयारी कर रहा है, उसने कितना उसके दिमाग में एक इच्छा है, एक महत्वाकांक्षा है। लेकिन हमारे यहाँ हमने उस प्रोसेस को इतना रिजिड, इतना टफ, जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमें एहसास है कि बहुत बड़ी भीड़ आ रही है और इस भीड़ को हमने छंट नहीं करके कुछ लोगों को मात्र उस कोर्स के लिए भेज देने आगे। कितना गलत है ये, कितना अन्याय है ये युवाओं के साथ। उसके बजाय हमारा जो वो कोर्स है, मान लीजिए आप MBBS करके, जैसे आप हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं आज, तो आपको ये पता है कि आप जो मेडिकल के प्रोफेशन की आपकी जो नॉलेज है वो आपको उन मेडिकल की किताबों ने दी है जो आपने उस डिग्री की 5-6 साल के दौरान पढ़ा, तजुर्बा लिया है ना। हो ये रहा है कि उस प्रोसेस पे तो हम काम नहीं कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम ग्लोबल लेवल का नहीं लेके जा रहे हैं, उस प्रोसेस में केस स्टडीज़ नहीं है, उस प्रोसेस में सॉल्यूशन की बातें नहीं हो रही हैं, उस प्रोसेस में फंडामेंटल्स को बहुत एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ाया जा रहा है। फंडामेंटल्स में भी तो चेंजेस चाहिए ना। अब जैसे आप देखिए 3 साल पहले जब वो कोरोना आया था तो मेडिकल सेक्टर के लिए वो एक चैलेंज था, क्योंकि किसी ने उसको प्रेडिक्ट ही नहीं किया था। तो हम कब तक सिर्फ फंडामेंटल के साथ स्टिक रहेंगे? हमें फंडामेंटल के कई बार बियॉन्ड जाके भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो जो सोसाइटल की बात करते हैं बॉस, मैं उसके पीछे 3 लोगों को दोषी मानता हूँ। एक तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पेरेंट वो सपने थोपते, क्योंकि जितने मार्मिक नोट आप पढ़ते हैं उसमें उन बच्चों को महसूस होता है कि मैं मेरे माँ बाप के सपने पूरा नहीं कर पाऊँगा। और मैं इस मंच से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। मुझे बताइए, कैसे किसी 12, 13, 14 साल के बच्चे को ये एहसास होगा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है? नहीं हो सकता। कैसे उसे एहसास होगा कि वो इंजीनियर बनना चाहता है? ईमानदारी से उसे डॉक्टर के प्रोफेशन में, पेशे में कौन कौन सी ब्रांचेज है उसे आइडिया भी नहीं होगा। उसको बुखार होता है तो उसके घर के पास जो डॉक्टर साहब हैं उनके पास ले जाया जाता है, उसे नहीं पता वो फिजिशियन है कि वो कौन से डॉक्टर हैं, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है। वो बात उसे कही गई है या उसने सोची है?
क्या उसे पता है कि इंजीनियरिंग की ब्रांचेस कितनी है, मैकेनिकल क्या है, सिविल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, क्या उसे पता है? नेवर नेवर। मैं बता रहा हूँ सर, 10th तक के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल के डिफरेंसेस हमने थोड़ी बताए हैं। क्या उसे पता है कि फ्लाईओवर जो बन रहा है वो किसका काम है? दिल्ली के नीचे से, सड़क के नीचे से, घर के नीचे से मेट्रो निकल रही है, वो एम श्रीधरन साहब ने वो कैसे कर दिया? वो सिविल इंजीनियरिंग का जो इतना बेहतरीन नमूना है, क्या हमने कभी पढ़ाया थोड़ी है? लेकिन वो कहता है मुझे इंजीनियर बनना है। अब दो चीजें हो सकती हैं, तो उसके घर पे कोई डॉक्टर है और कोई इंजीनियर है, और उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। क्योंकि इस मुल्क के साथ दिक्कत क्या रही है कि ये आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आर्थिक रूप से तो संघर्ष ही कर रहे हैं। एग्रीड एग्रीड। देखिए, साक्षरता की बातें जो है, हम 2 दशकों पहले तक साक्षरता की बातें करते थे, और आज एकाएक हम बातें करने लगे हैं क्वालिटी एजुकेशन की। यस। ये सोचा समझा नैरेटिव है सर, थोपा गया है सर। थोपा गया है, थोपा जा रहा है, क्योंकि रोजगार देने में, नौकरियां देने में सरकारें विफल हैं। तो उन्होंने ठीकरा एजुकेशन सेक्टर के सिर फोड़ने शुरू कर दिए कि जो बच्चे एजुकेशन सेक्टर से निकल रहे हैं वो अनस्किल्ड हैं। अब मैं उन्हीं से को पूछना चाहता हूं कि एजुकेशन सेक्टर में जो टीचर हैं वो साक्षरता के दौर के विद्यार्थी हैं। तो साक्षरता के दौर का विद्यार्थी आज एकाएक नए नैरेटिव के साथ क्वालिटी एजुकेशन कैसे डिलीवर कर देगा? नहीं हो पाएगा सर। तो ये कई अनसुलझे प्रश्न हैं, कई अनसुलझे प्रश्न हैं। तो एक तो जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनके पीछे उनके माँ बाप के सपने हैं, दूसरा समाज उस सिस्टम को, उसमें काउंसलिंग का कोई समाज में कोई प्रोसेस नहीं है और समाज उसका विश्लेषण गलत करता है, और तीसरा नीतियों में, पॉलिसीज़ में, एजुकेशन पॉलिसीज़ में इन बेहतरीन प्रोफेशंस जिनकी हमारे समाज को ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मेडिकल जो है वो हमारी मूलभूत सुविधा है। यस। और आज भी हमारे पास अस्पताल नहीं है, अस्पताल हैं तो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो नर्सिंग स्टाफ नहीं है। कितनी ज़्यादा वैक्यूम है। आज हमारी सड़कें टूटी हुई हैं क्योंकि हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है, मशीनरीज हमारे पास अच्छी नहीं है। इन सब चीज़ों के पीछे हमें समझना पड़ेगा कि हम इस प्रोसेस को ईजी करें, इस प्रोसेस को ईजी करें, और इसके बाद इसके एंट्रेंस को ईजी करके इसके अंदर का जो रूट प्रोसेस है उसको मुझे ऐसा लगता है ग्लोबल लेवल पे सेटल किया जाए। अदरवाइज पता नहीं हमारे बच्चों में जो यहाँ का टॉप क्रीम है उनके अंदर हार्वर्ड का क्रेज़ क्यों नहीं ख़त्म होता? एग्री। उनके अंदर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का क्रेज़ क्यों नहीं ख़त्म होता? क्योंकि शायद वो फिर ये महसूस करते हैं कि वो इंडिया के टॉप 1% क्रीम में है अगर वो अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में पहुंच गए। लेकिन जब वो वहाँ का सिलेबस देखते हैं, वहाँ का एकेडमिक पेडागोजीज देखते हैं, तो उन्हें लगता है यार ये ग्लोबल कॉम्पिटेंस का तो है नहीं। तो फिर वो लोग ब्रेन ड्रेनिंग के जो इश्यूज़ हैं फिर वो बाहर मूव करते हैं। तो आपने तो क्वेश्चन मेरे से ये पूछा कि सुसाइडल्स क्यों होते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा एलैबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये चीज़ें अगर हैं, इन चीज़ों पे अगर टाइमली काम किया जाए तो शायद ये चीज़ें रुकेंगी। सर, जो ये सुसाइडीज़ हैं ये अनफेथफुल पेरेंटिंग का भी कारण है? सॉरी, जो ये सुसाइड्स हो रहे हैं हाँ, ये हाँ। अनफेथफुल पेरेंटिंग का भी कारण है? देखिए, अनफेथफुल पेरेंटिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे संस्कार बड़े अच्छे हैं हमारे समाज में। हमें जिस भी धर्म से हम आते हैं, हर धर्म हमें ये एक संस्कार देता है कि आपको पेरेंट्स पे फेथ करना है, और पेरेंट्स को भी ये पता होता है कि उनके बच्चे जो हैं, क्योंकि संस्कार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको अच्छे संस्कार मिले हैं तो आप गलत ट्रैक पे जाएंगे नहीं। तो अनफेथफुल पेरेंटिंग की तो मैं शायद उसको नहीं मानूंगा, लेकिन मैं ये फिर कहना चाहूँगा, मैं आपसे इसकी जगह एक रिवर्स क्वेश्चन करता हूँ, पेरेंटिंग है कहाँ? ऑलराइट, पेरेंटिंग कहाँ है? देखिए, माँ बाप क्या वास्तव में घर में बच्चों से बात कर रहे हैं, या बच्चों के पास आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस स्पेशल सोशल मीडिया के दौर में बच्चों के पास समय है वो माँ बाप से बात करने का? ये दो साइडेड है। माँ बाप इतने बिजी हो गए हैं आर्थिक सक्षम होने के लिए कि उन्हें ऐसा लगता है कि सुविधाएं खरीदना ही सबसे बड़ी पेरेंटिंग है, और दूसरा, बच्चों के पास वास्तव में एक डिस्टेंस है। वो माँ बाप से बात करने की बजाय वो दोस्तों से बात करना ज़्यादा इजी समझते हैं। और इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग को ना काउंसलिंग लेड पेरेंटिंग बनना पड़ेगा। ओके, नाइस टर्म। देखिए, अगर डॉक्टर साहब पेरेंट है ना, अगर काउंसलर बन जाएं, दिक्कत क्या होता है कि बच्चे माँ बाप की बात को इतना वैल्यू क्यों नहीं देते हैं?
उन्हें लगता है ये तो हमें टोकेंगे ही, ये तो हमें मना ही करेंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे को फ़ोन चाहिए, तो माँ बाप को ही पता है कि इसे फ़ोन की क्या ज़रूरत है। माँ बाप अपनी जगह गलत नहीं है, उन्हें लगता है ये फ़ोन मांग रहा है, फ़ोन का मिसयूज़ कर सकता है। वो कहता है मुझे लैपटॉप चाहिए, उन्हें लगता है ये इसका मिसयूज़ कर सकता है, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, उनका एप्रीहेंशन होना, एप्रीहेंसिव होना सही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर माँ बाप पेरेंटिंग की बजाय पेरेंटिंग को काउंसलिंग पैटर्न से करें, तो मुझे लगता है कि शायद ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाए। अब इसके लिए एक पेरेंटिंग की भी, एक इफेक्टिव पेरेंटिंग का समाज में स्थापित होना ज़रूरी है। और मैं तो इस चीज़ को भी महसूस करता हूँ कि जब आपने ये फेथफुल पेरेंटिंग की बात की है, आप शायद यकीन जानिए, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ, स्कूल सेगमेंट से हूँ, माँ बाप को हर सब्जेक्ट में बराबर नंबर चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी पेपर में 90 आ गया, 95 आ गया, 92 आ गया और एक में 70 आ गया, तो वो उनका क्वेश्चन है, उनका डाउट है। उन्हें ये लगता है कि 70 में मेरा जिसमें आया है ना, इसमें मेरा बच्चा कमज़ोर है। एक तो मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि माँ बाप बच्चों को ना थोड़ा, जो अनफेथफुल पेरेंटिंग की बात हो रही है, अब वो अनफेथफुल पेरेंटिंग ऐसी हो जाती है, वो बच्चे को कहते हैं तेरे 70 आए तो इसमें कमज़ोर है, यू आर वीक इन दिस सब्जेक्ट। Rather than why do not they ask to their child, or they do not go to their child, or they must go to their child, उन्हें ये कहें कि बेटा आई एम श्योर ना तेरे को पेपर अच्छा नहीं लगता है, यू डू नॉट लाइक दिस पेपर। अब जब बच्चे की लाइकिंग डिसलाइकिंग को आप समझ ही नहीं रहे हैं और इंस्टेड ऑफ दैट आप सीधा उन्हें ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हें ये इस पेपर में तुम कमज़ोर हो। देखिए, किसी को कमज़ोर कहना ये उस पर बहुत बड़ा आक्षेप होता है, उससे उसका कॉन्फिडेंस टूटता है, उसका मोराल टूटता है, उसका आत्मविश्वास टूटता है। अब कोई बच्चा फाइन आर्ट में बहुत अच्छा है और साइंस में वीक है, तो माँ बाप पता क्या कहते हैं उन्हें, ये क्या करता रहता है, तो पेंटिंग बनाता रहता है, देख साइंस पढ़, उससे तो डॉक्टर बन जाएगा। अब वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्ट फॉर्म्स में, और चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे सिंगिंग है, चाहे ड्राइंग है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक तोहफा है जो 1000 में एक के पास होता है। मुझे पता है मुझे पेंटिंग नहीं आती, मैं बना ही नहीं सकता, लेकिन मैं जब किसी पेंटर को, किसी फाइन आर्ट के स्टूडेंट को वो डिज़ाइन करते देखता हूँ, कुछ बनाते देखता हूँ, तो मुझे लगता है ये ब्लेस्ड है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं उसे ब्लेस्ड फील करता हूँ, उसके पेरेंट उसे ब्लेस्ड फील नहीं करते होंगे। हालांकि हमारा मुल्क बदल रहा है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत अभी जो चेंजेस आ रहे हैं वो कुछ एक स्पेशल जेंट्री में आ रहे हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में ही डालना है, जहाँ पे बच्चों को लगता है जो क्रिएटिव फॉर्म्स पे डालना है, आर्टिस्टिक फॉर्म्स पे डालना है। अदरवाइज तो आज भी हम लोग जो रटे रटाए हमारे एजुकेशन के जो पैटर्न हैं, करियर ओरिएंटेड पैटर्न है, उन्हीं पे हम डालना चाहते हैं। तो टू वन एक्सटेंट मैं अनफेथफुल पेंटिंग तो नहीं बोलूँगा, बट टू अनदर एक्सटेंट मैं ये बोलूँगा कि अनफेथफुल इस कारण भी है कि हम बच्चे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को समझना भी नहीं चाहते हैं, उससे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, और उसे फ्रीडम कहाँ दे रहे हैं। फ्रीडम होना नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर ये नहीं मिलेगी फ्रीडम, तो मुझे लगता है आने वाली जनरेशन बच्चे माँ बाप को ना कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो संघर्ष उन्हें करना पड़ता है। फिर मान लीजिए आप डॉक्टर बन भी गए, आप इंजीनियर बन भी गए, आप सीए बन भी गए, लेकिन मान लीजिए वो पेशा आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आप सारा ज़िंदगी का स्ट्रगल है। फिर जो वर्क लाइफ बैलेंसेस के जो इश्यूज़ हैं, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ऑफिस के साथ में, वो इसीलिए तो आते हैं। आप अपने ऑफिस में आप अपने काम को पूजा नहीं मानते हो, काम को लाइक नहीं करते हो, काम आपको स्ट्रेन देने लग जाता है, क्योंकि वो आपकी लाइकिंग का काम नहीं है ना। उस ओहदे पे तो हो सकता है आप पहुंच गए, लेकिन हाँ, तो इसलिए हमारे यहाँ जो एक स्ट्रगल थ्रू आउट रहता है ज़िंदगी में, उसके पीछे कारण है कि हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग को कभी ना तो घर पे जगह मिलती है, और घर वाले हमारे एडवोकेट बन के स्कूलों में हमारे लिए उस बारे में बात करें, और फिर स्कूल से आगे हम लोगों को प्लेटफॉर्म्स दिलवाएं। तो ये पूरा ब्रिज बिल्डिंग का एक डिस्टेंस है, ये चीज़ है। एक सर आपने अभी पॉइंट हाईलाइट किया था कि बच्चे आइसोलेट कर रहे हैं खुद को हर चीज़ से जी, इवन प्लेग्राउंड से आइसोलेट कर रहे हैं, पेरेंट्स से आइसोलेट कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते, इवन तक जो फैमिली रिलेशंस हैं जो हम अपने पुराने टाइम में मानते थे कि बहुत जॉइंट फैमिलीज वगैरह में, आजकल सर आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, रील्स पे बुआ की मीम्स बनती है, टॉक्सिक बुआ के आगे सांप के इमोजीज। देखा बिल्कुल। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? बच्चे क्यों आज खुद को आइसोलेट कर रहे हैं रिलेशन से, प्लेग्राउंड से? देखिए, बच्चे नहीं कर रहे हैं,
हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है कि बच्चे हो गए हैं। ओके। देखिए, मैं तो इस पॉडकास्ट से थोड़ी टफ बातें ही करूंगा सर, बच्चे कहाँ, पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपका है, बच्चे डॉक्टर साहब बच्चे कहाँ कर रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है। वो दोषी नहीं है सर, दोषी हैं हम एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट, दोषी हैं हम एज ए समाज, दोषी हैं हम एज ए सरकार। अब जब इस तरीके की मीम्स बन रही हैं, मैं, आप तो मीम्स की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप यूट्यूब से कुछ भी चाहे एक्सेस कर सकते हैं। एग्री। सरकारें क्यों इस चीज पे फिल्टर नहीं लगवा रही हैं? क्यों सरकारों ने इतना ओपन स्कोप दे दिया है? हम इस चीज को क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि जब हम एक यंगस्टर कंट्री हैं, युवा मुल्क हैं, जिसकी 50-48% आबादी 26 साल से छोटी है, वो आबादी 26 साल की उम्र तक पहुंचते हर तजुर्बा ले रही है। वो डिस्ट्रक्टिव है, उसमें कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट कहाँ है? और ये जो आप बात कर रहे हैं कि बच्चे घर में अकेले हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि टेक्नोलॉजी ने, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को ना बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी है। उसने हमारी ज़िंदगी से शांति भी ले ली है। आप ये देखिए, इस आज़ाद मुल्क की, जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं इस आज़ाद मुल्क की दूसरी पीढ़ी से आता हूं। मेरे फादर साहब 1954 बॉर्न, मेरे दादाजी तो पाकिस्तान से आए रिफ्यूज़ी बन के। मैं इस मुल्क की चौथे दशक का हूँ। तो पाकिस्तान, हाँ जी, तो इस मुल्क की तीसरी पीढ़ी चल रही है या चौथी पीढ़ी का ये मुल्क है। लेकिन हमारी 3 पीढ़ियों ने तो तकरीबन स्ट्रगल देखा है, और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, विकास का बहुत बड़ा सोर्स मान लिया। हमने इसे सिर पे चढ़ा लिया, और टेक्नोलॉजी का ही तो आउटपुट है सोशल मीडिया। एग्री। भी हम जिस दौर में थे तो उस दौर में रेडियो था, आकाशवाणी चलता था हमारे घर पे, विविध भारती चलता था, उसके बाद टीवी था, टीवी पे दूरदर्शन का दौर भी हमने शुरुआती समय में देखा है, और 94-95 में दौर में जब 2-3 चैनल्स ये आए, वो दौर भी देखा है। लेकिन माँ बाप का पूरा कंट्रोल था, इतने बजे ही टीवी चलेगा, यही होगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए कैसे रेवोल्यूशन आता है। लोग तो इसे रेवोल्यूशन ही कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी का। ये रेवोल्यूशन आता है, आपके घरों में टीवी की बजाय एक एलईडी आ जाते हैं, फिर इंटरनेट आ जाता है, और फिर धीरे धीरे हम लोग इसके साथ इतना इंगेज्ड हो गए हैं। आप बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो, मैं कह रहा हूँ, मुझे बताइए, घर में जो हमारी मदर हैं, जो हमारी फीमेल्स हैं, आप मुझे बताइए टेक्नोलॉजी के अंदर मैक्सिमम उनका टाइम किस चीज़ पे स्पेंड हो रहा है? शॉपिंग पे। ये इन प्लेटफॉर्म्स पे, इन चीज़ों को देखने पे, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो होम अप्लाइंसेज हैं या कपड़े हैं, इन चीज़ों पे। तो जो चीज़ बच्चा देख रहा है, बच्चा वो उन चीज़ों में इंगेज्ड हो रहा है। बच्चा अकेला, बच्चा माँ बाप से नहीं टूट रहा है, माँ बाप थोड़े से बिजी हो गए हैं टेक्नोलॉजी पर। अब बच्चा उसमें क्या करे? तो बच्चे के पास में भी एक मोबाइल आ गया। मैं तो खुद अपने आप को इस चीज़ के लिए मैं तो कहूँगा मैं भी दोषी हूँ। मेरे भी 2 बेटे हैं, ट्विन हैं। अब चूंकि मुझे लगता है मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पर निकलता है, और मुझे वो टाइम उन्हें देना चाहिए। जब मैं उन्हें वो टाइम नहीं दे पाता हूँ तो फिर वो अपना टाइम कैसे पास करें? वो भी रील्स देख रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है। अब इतना जकड़ चुके हैं हम लोग इसमें, इससे बाहर आने की पहल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो दौर आए वापस, वो जो गलियों में हम लोग खेलते थे आस पड़ोसियों के साथ, वो दौर आए वापस, वो दौर वापस आए संयुक्त परिवार वाले। अब लेकिन वो कैसे आएगा, ये थोड़ा, मतलब अब ये डरावना सा ही महसूस होता है। लेकिन मैं निष्कर्ष के तौर पर तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चे दूर नहीं हो रहे हैं, बच्चे वही कर रहे हैं जो उन्हें घर में दिख रहा है। और है ये गलत। कुछ हद तक इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हैं कि बच्चों का आईक्यू सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हमारा आईक्यू वीक था, उनका आईक्यू स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें उन बहुत देखते हैं, एडवांस चीज़ें देख लेते हैं। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। हाँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर है, उससे उनका आईक्यू स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन फिर वही बात कि आप इतना इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड तो आपका स्टोरेज
वहीं पर हो रही है ना। या फिर एट द एंड ऑफ द डे तो वो सबकॉन्शियस माइंड ही तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यस भी आपके पास फ्रेश थॉट्स आनी बंद हो जाएंगी, आप ऑब्जर्वेशंस आपकी बंद हो जाएंगी, क्योंकि दिमाग तो आपका भर गया। अब आपके सामने से कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। एग्रीड, कंप्लीटली। सबकॉन्शियस माइंड अगर वैकेंट होगा तो आप बहुत आप बहुत ढंग से चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और एनालिसिस करोगे और एक्ट करने की कोशिश करोगे। अब वो भरा हुआ है तो आपके पास स्पेस ही नहीं है। व्हाट इज क्वालिटी एजुकेशन? क्वालिटी एजुकेशन क्योंकि ये आपका फील्ड है सर। बिल्कुल है। और देखिए, मैं इसमें 2 पार्ट से बोलना चाहूँगा सर। क्वालिटी एजुकेशन टीचर के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से होना चाहिए सिलेबस के बाहर जाकर भी सिलेबस को पकड़े रखना। ओके। बियॉन्ड द सिलेबस। टीचर क्वालिटी एजुकेशन क्या कि टीचर ये समझ जाए ना कि जो सिलेबस है ना वो एग्जामिनेशन के पैटर्न के लिए बनाया गया है। ओके। लेकिन हमारे मुल्क में एजुकेशन फ्रैटर्निटी में टीचर्स को ऐसा लगता है कि जो सिलेबस है वो की इंस्ट्रूमेंट है टीचिंग का। ओके, नाइस। वो उससे बाहर एक शब्द नहीं जाना चाहते। तो मैं उसे सिरे से खारिज करता हूं। मुझे लगता है वो क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं जब आपने सिलेबस के बेस पर बनी हुई किताबों को बहुत ढंग से पढ़ लिया है, समझ लिया है, रट लिया है और आप एक बेहतरीन ऑडिटर हैं और आप क्लास में बेहतरीन पढ़ाते हैं और सब बच्चों को समझ आता है और शायद उनके नंबर भी अच्छे आते हैं। लेकिन मैं उसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मानता अनलेस अनटिल अगर टीचर सिलेबस के बाहर नहीं जाएगा। उसे सिलेबस के बाहर जाना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है। बिल्कुल। अदरवाइज आप एक बात बताइए, आप नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इस बच्चे को आज आप पढ़ा रहे हैं सर, उसने वापस तो पढ़ना नहीं है ना। नहीं पड़ेगा। अब उसको इस एजुकेशन का आउटपुट जो चाहिए वो आउटपुट जो है वो अगर आपने उसको एक बहुत एडवांस प्रिपेयर्ड किया है। एक सही शब्द पे मैं आ गया हूँ क्वालिटी एजुकेशन पे। मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस एक्सपोजर देना और वो भी सिलेबस से बाहर। ओके। सिलेबस को हम एक बाइबल मान के चलें एग्जामिनेशन के पर्पज से, लेकिन पढ़ाने को हम उससे कनेक्ट ना करें। विमर्श होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से एक मोटा मैंने एक फ्रेम बांधा है टीचर के पर्सपेक्टिव से। अब बच्चे के पर्सपेक्टिव से क्वालिटी एजुकेशन ये है कि वो पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ और मैंने कई प्लेटफॉर्म से बोला भी है कि क्लासरूम के अंदर हम बच्चों की बाइफरफिकेशन 2 कैटेगरी में करते हैं, इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट। ओके। ये होशियार है, ये कमज़ोर है, ये कैटेगरी गलत है। ओके। क्लासरूम के अंदर बच्चों का आपका कैटेगरी होना चाहिए पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव। ओके। अब पार्टिसिपेटिव बच्चे को आप मान के चलिए वो सेल्फ मोटिवेटेड है, इसलिए वो पार्टिसिपेटिव है, वो ड्राइव कर रहा है खुद को। ओके। और जो नॉन पार्टिसिपेटिव है ना, मुझे लगता है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं बॉस। एक होता है कि एक बच्चे में ना इन्फ्योरिटी होती है, इसलिए वो पार्टिसिपेटिव है ही नहीं। उसे लगता है मैं थोड़ा अजीब सा दिखता हूँ, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, तो इन्फ्योरिटी है उसको। वो इन्फ्योरिटी के चक्कर के कारण क्या है, पार्टिसिपेटिव है ही नहीं। टीचर प्रश्न पूछ रहा है, वो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा। ही डजंट वांट टू पार्टिसिपेट एट ऑल। ही अंडरस्टैंड्स, ही नोज वेल, बट उसको कॉम्प्लेक्स है। अब उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो विश्वास रखिए उस टीचर की कंसंट्रेशन में वो है ही नहीं। ओके। एक क्लासरूम के अंदर टीचर को भी अच्छा लगता है जब वो प्रश्न पूछे, जो बच्चा उसको आंसर करे, तो अनडाउटेडली टीचर का जो फोकस है, टीचर बाइस्ड नहीं है। लेकिन उसके एक बात बताइए, वो गलत कहाँ है? वो जिस बच्चे ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया, उस बच्चे को अप्रिशिएट करना टीचर की जिम्मेदारी है और टीचर वैसा करता है। लेकिन अनजाने में टीचर बाइस्ड हो जाता है, क्योंकि टीचर को लगता है कि जितनों ने भी आंसर नहीं दिए या जिन्होंने भी आंसर नहीं दिए उन्हें इस प्रश्न का आंसर पता ही नहीं था।
वो ये भूल जाता है कि इनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो किसी इन्फ्योरिटी के कॉम्प्लेक्स के कारण प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचे और उन्होंने आंसर नहीं दिया। अब एग्जामिनेशन में तो कोई इन्फ्योरिटी नहीं है, उसमें तो लिखना है, उसमें तो लिखना है, नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो जो बच्चे क्लासरूम में पार्टिसिपेटिव नहीं होते वो एग्जाम में तो पास होते हैं ना, या होते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अब जब क्लासरूम के पार्टिसिपेशन, आपको पता है कितना बड़ा स्टेज होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, तभी तो हमारे बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं किसी नौकरी का तो उसके पहले वो गुरुद्वारे मंदिर और वहाँ जाके प्रार्थनाएं करके आते हैं। जब भी देखा जाए तो इंटरव्यू तो आपकी स्किल को एक्सपोज करने का एक जरिया है, लेकिन वो क्लासरूम में उन्हें वो जगह नहीं मिली होती। तो आपसे कोई पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में भी जब 1 मिनट के लिए आपको बोलना होता है, आपको कितना स्ट्रेन आता है। तो जो क्वालिटी एजुकेशन कह रहे हैं, टीचर जाए सिलेबस से बाहर और बच्चा जो है क्लासरूम के अंदर वो बच्चे में देखे कि नॉन पार्टिसिपेटिव बच्चे जो हैं वो कौन है, और फिर उनको समझे। एक तो हो गया इन्फ्योरिटी के कारण, एक होता है जिन्हें ये वहम रहता है कि मेरा आंसर गलत है। मैं ये कह रहा हूं उन बच्चों को भी आपको सुनना चाहिए, उन्हें आप ये इस बात का विश्वास दिलाएं कि कोई बात नहीं, अगर गलत आंसर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर गलत पता है तो भी आप एटलीस्ट एक बारी बोले तो सही, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक स्कोप क्रिएट नहीं होगा गलत को सही करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर सिर्फ पार्टिसिपेटिव किड तक ही सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, नॉन पार्टिसिपेटिव किड्स जो हैं जिनकी 2 कैटेगरी है उन तक वो नहीं जा पाता। तो क्वालिटी एजुकेशन जिसे मैं मान के चलता हूँ एडवांस एक्सपोजर देना चाहिए। स्कूल के बच्चों को कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, कॉलेज के बच्चों को यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी वालों को कॉर्पोरेट्स के बारे में। तो एक मतलब एडवांस तकरीबन आप मान के चलिए कि बच्चा जिस भी क्लास में पढ़ रहा है उसे 2-3 क्लास आगे तक का एक्सपोजर होना चाहिए उसके पास, सो दैट जब उन क्लासेस में पहुंचे ना तो वो अपने आप को बहुत कंपैटिबल फील करे। मेरी सोचिए सर, आपकी इसके बारे में क्या थॉट्स है अबाउट चाइल्ड रेसिज्म? लाइक अगर कोई चाइल्ड मोटा है उसको मोटा कह के बुलाएं, पतला है। इवन आपने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि आपको अपने अर्ली स्कूल्स में सरदार जी कह के बुलाते हैं, किसी ने बोहरा नहीं कहा था। मैं अच्छे से होमवर्क करके आया हूँ। देखिए, अब मैं इसको रेसिज्म तो नहीं बोलूँगा डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ मैं बड़ा ट्रोल हुआ हूँ उस पर जब मैंने एक बड़े प्लेटफॉर्म से बोला तो मुझे सर मोटापे के कारण मुझे कहा गया कि भाई आप, मुझे किसी ने कहा कि सरदार जी कह दिया तो वो तो इज्जत के साथ संबोधन है ना। मेरे सोशल मीडिया पे कईयों ने लिखा। अब मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि एक बच्चे को पता है क्या कि सरदार जी कहना उसको संबोधन है जी लगाकर। उसे तो ये लगेगा ना कि उसे उसके नाम से नहीं बुलाया जा रहा। भाई मान लीजिए आप मेरा नाम नहीं जानते हैं तो आप मुझे कह सकते हैं हेलो आपका नाम क्या है, आप ऐसे कैसे मुझे पूछ सकते हैं ना। भाई रिलीजन मेरी आइडेंटिटी है, मानता हूँ, मेरा पहचान है, धर्म मेरा, लेकिन वो मेरा नाम तो नहीं है ना। एग्री। तो ऐसे ही किसी में कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं तो उस पर क्यों प्रश्न किया जाता है या उसे इंफ्योरिटी में क्यों रहने दिया जाता है? दिस इज समथिंग डिसगस्टिंग। ये बड़ी गलत अप्रोच है हमारे सिस्टम में, और ये स्कूलों में है और ये समाज में है, हमारे आस पड़ोस में है, हमारे परिवार में है। एक बच्चा अगर हेल्दी है, उस हेल्दी बच्चे को मोटा कह के क्यों संबोधित किया जाता है? मैं कहता हूं उन माँ बाप को कितना पेन होता होगा, उस बच्चे को कितना पेन होता होगा। एक बच्चे का अगर कंप्लेक्शन वीक है तो उसके कंप्लेक्शन पे क्यों प्रश्न किया जाता है? कंप्लेक्शन का बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट जो है वो जलवायु के साथ में भी। आप मान लो आप कोस्टल एरिया में रह रहे हो तो आपका कंप्लेक्शन अलग होगा, आप हिल एरिया में रह रहे हो आपका कंप्लेक्शन अलग होगा। एग्रीड। लेकिन ये समाज इस चीज को नहीं समझता है। ये हमारे परिवार में है। रिलेटिव्स सबसे पहले इस तरीके के संबोधन रिलेटिव्स देते हैं। आपकी हाइट कम है, रिलेटिव संबोधन देंगे आपको। आपकी हाइट ज्यादा है तो है। ये उपमाएं जो दे दी गई हैं ये कॉन्फिडेंस को तोड़ती हैं। हाँ,
लेकिन इनमें से कोई आदमी अपने आप को जब बड़ा बनाता है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कॉन्फिडेंस का एकमात्र उसका जो बेस है ना सर, वो ये है कि जब आप अपनी इन्फ्योरिटीज़ को फील करना सीख लेते हैं ना, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। आपने फिर उससे कैसे टैकल किया? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुझे 2 दशकों के बाद इस सफ़र में ये ज़रूर लगता है कि वो बड़ा कठिन समय था, और मैं उस समय सक्षम नहीं था कि मैं खड़ा होकर ये बोल पाऊँ कि सर प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए कि आपका नाम क्या है। आप 5 बार पूछ लीजिए रादर देन आप मुझे मेरी क्लास में ये बुलाएं, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है, मैं उनको बता देता हूं कि जब मेरे टीचर मुझे उस नाम से कहते थे, तो मेरे दोस्त यार भी जिन्हें मेरा नाम पता था, वो भी मुझे उसी नाम से बुलाने लग गए थे। तो मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूं कि धर्म जो है वो आप नाम से बड़ा नहीं है। ओके। धर्म आपकी पहचान है, लेकिन मेरी पहचान क्या है? आपका नाम, मेरा नाम है ना, मैं उसी से तो जाना जाता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो एक लड़ाई लड़ी, एक मेरा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली टूटा ही उससे। तो कई मंच मुझे नहीं मिले, या कई मंचों पर मैं गया ही नहीं, कई मंचों पर मैं नहीं गया। और अब जब मंच मिलने लगे और जब लगा कि अब कुछ है ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें मैं अचीव कर चुका हूं, तो मंच पर आके मैंने इस बात पर बात रखनी शुरू कर दी। क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि जब आत्मविश्वास टूटता है, तो उसके बाद अपने आप को रिकलेक्ट करना ज़िंदगी में सबसे मुश्किल होता है। सबसे बड़ी असफलता क्या है आपको पता है? सबसे बड़ी असफलता, सबसे बड़ा संघर्ष ये है जब आपको अपने आप को रिकलेक्ट करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा मुश्किल, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अब जो आप ये कह रहे हैं, रेसिज्म वाला शब्द जो आपने उपयोग में लेके आए कि कम्प्लेक्शन से लेके या फिजिकल डिसेबिलिटी से लेकर, हमारे समाज में, हमें ईमानदारी से बोलूँगा तो हमें ढंग से ना तो सहानुभूति रखनी आती है ओके, और ना हमें ढंग से किसी को सपोर्ट करना आता है। इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है सहानुभूति किसी को देते हुए भी, सहानुभूति में हम, सामने वाला आपसे आपका सहारा थोड़ी मांग रहा है। आप किसी को कंसोल कर रहे हो तो हम बड़े प्रैक्टिकल होकर कंसोल करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को पता है ये दुख आया है, ये मेरे को ही पास करना है। आप उस समय उसके प्लस पॉइंट्स उसको बताइए, उसको पॉजिटिवली पुश करिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक 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 सकारात्मक इन्वायरमेंट होना चाहिए आसपास। अगर कोई किसी चीज़ से दुखी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब हमने अपाहिज को, विकलांग को दिव्यांग कहना शुरू किया। मुझे लगा ये हमारी इस वर्तमान की जो सत्ता है, इसका, मुझे लगता है मैं इनका ये कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भूलूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हमने दिव्यांग शब्द उपयोग में लाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं चाहता हूं कि सिंपैथी हम किसी को दें, लेकिन आप उसे इग्नोर भी मत करें। मान लो कोई फिजिकल डिसेबल है, आप उसे सिंपैथी देंगे तो उसको ये महसूस होगा उसमें कोई कमी है, वो खुद डिमोरलाइज होगा। यस, मैं कह रहा हूं आप उसे सिंपैथी भी मत दीजिए, लेकिन आप उससे इग्नोर भी मत करिए। आप उससे यूं उसे कंटिन्यू देखना और उसके बारे में उसके बैक पे बात करना, उसे मेन स्ट्रीम में रहने दीजिए ना। भगवान उसका ज़्यादा ध्यान रखेगा आपसे। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? अगर किसी में कोई डिसेबिलिटी है तो मुझे ऐसा लगता है वो अल्लाह, वो भगवान, वो वाहिगुरु जो है, वो उसका ध्यान रखने के लिए खुद बैठे हैं। आप तो अगर एज ए समाज कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश इतनी करिए कि उसके लिए सच्ची भावनाएं रख सकते हैं एक दोस्त के नाते तो रखिए। अदरवाइज कटाक्ष मत करिए, व्यंग मत करिए, तीखी बातें मत करिए, क्योंकि बहुत दिल दुखाती हैं। ये बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों से अपने आप संघर्ष करके फिर बाहर आके खड़े होना। और फिर जब कोई मंच मिलता है तो फिर उन पुरानी बातों को वो आदमी याद भी करता है कि मुझे कैसे ट्रोल किया गया है। हाँ, ट्रोल किया गया है, या मैंने वो एक मुश्किल दौर कैसे खुद देखा है। सक्सेस का पैरामीटर आफ्टर ऑल मनी है, पैसा ही है। बहुत बड़ा पैमाना तो है, या प्राथमिक पैमाना तो है।
पर सारा कुछ ही आपको मनी से ही मेजर नहीं, करना चाहिए। मैं तो नहीं मानता इसको। और जो लोग जिन्हें लगता है कि सक्सेस सिर्फ पैसा है, वो कभी सक्सेस हो भी नहीं सकते। सक्सेस है जब आपको कोई सक्सेसफुल माने। ओके। सफलता तब है जब आपको कोई सफल माने। तो अगर आप सफलता में सिर्फ पैसे को कंसीडरेशन मानते हैं, तो मैंने तो इस तरीके के कई एग्जांपल्स देखे हैं। जैसे आज की यूथ है, मैं इवन बीकानेर सिटी की बात करता हूँ, पैसे कमाने के चक्कर में वो कुछ ऐसे इनलीगल काम करती है जो उनके लिए ठीक नहीं है, उनके परिवार के लिए ठीक नहीं है। वे मेहनत नहीं करना चाहते, जल्दी सक्सेस होना चाहते देखिए, हैं। ज़िंदगी में शॉर्टकट आपको किसी मुकाम पे जल्दी तो पहुंचा सकता है, या लेकिन जो एक लंबे रूट से चल के आया है, ऑब्स्टेकल्स के साथ में आया है, उसका तजुर्बा ज़्यादा है। जी। शॉर्टकट तजुर्बा नहीं देता है सर। तो जो लोग गलत कर रहे हैं, अब देखिए उनकी नियति है, उनका भाग्य है, ओके। उनको भुगतना पड़ेगा और फिर आखिर में तो अफसोस ही रहना है। लेकिन मैं, आपने ये कहा कि क्या सफलता सिर्फ सफलता में पैसा है, मैं कह रहा हूँ ये प्राथमिकता तो है एक लेवल तक। देखिए, पैसा ज़रूरत भी है और पैसा आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है। और परिवार के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। आप इस समाज में, इस कायनात में, आपको ये समझना चाहिए कि आपकी मूलभूत जिम्मेदारियां किन के लिए हैं। यस। उनकी ज़िंदगी को सेफ करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। जी बिल्कुल एग्री। और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसा एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। लेकिन सिर्फ पैसा पैरामीटर नहीं। मुझे लगता है सफलता का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पैमाना है कि जब आपको लगे आप सफल हो गए हैं, तो समाज को देना। वाह, ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। समाज को देना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर आप समाज को देते हैं ना, तो इतना रिटर्न मिलता है रिवर्स में, जो मुझे लगता है कि आपने शायद कभी आपने सोचा ही नहीं होता कि इतनी ग्रोथ मिल जाती है। ये जो यश है, सफलता का में एक पैमाना यश भी है, गुडविल जिसे बोलते हैं जी। वो मुझे लगता है तभी मिलता है जब आप ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं, देने पर। आप सिर्फ रिजर्व्स पे काम करेंगे, कलेक्शन पे काम करेंगे, यश नहीं मिलेगा। अब वो यश परिवार से भी नहीं मिलेगा, मुझे तो ये लगता है। तो मेरे लिए तो ये, मुझे ऐसा लगता है कि सफलता का पैमाना ये है कि पहले तो आप अपने आप को रोज़ इंट्रोस्पेक्ट करते रहो, रोज़ अपने अंदर परिवर्तन लाओ। ये थोड़ी है कि जो आज आप हो इसी से सारी ज़िंदगी निकाल लोगे। आपको लगता है आज आपने आज नॉलेज कमा ली, ये नॉलेज कल आउटडेटेड हो सकती है, कल ख़त्म हो जाएगी, दुनिया बदल रही है। डेली पढ़िए, डेली सुनिए, डेली समझिए। तो अगर आपको नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डेली अपने एफर्ट्स डालने। आप किसी पोजीशन पे हैं तो उस पर और ईमानदारी से काम करिए, और मेहनत से काम करिए, संस्थान को अपना समझिए। तो पहला तो ये पैमाना है कि आप अपने अंदर बदलाव को रोज़ रखिए। दूसरा पैमाना यह है कि जब लगे कि अब कोई मुकाम हासिल हो गया है जहाँ पे आपकी बात सुनी जा सकती है, आपको समझा जाता है, उस मुकाम पर आने के बाद आप ईमानदारी से समाज को देने का मकसद रखिए। अब देने का मतलब ये नहीं है कि आप चैरिटी करिए। नॉलेज भी देना एक समाज को देना है। अब जो हमारे मान लो जो सत्ता में ऐसी पोजीशंस पे, समाज में ऐसी पोजीशंस पे लोग बैठे हैं जिनके निर्णय से समाज चलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उस समय ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिनसे समाज को उसका कोई एक नेगेटिव आउटकम ना निकले। इतनी फोरसाइटनेस हो आपके अंदर, इतनी दूरदर्शिता होनी चाहिए। तो देना, जब आप समाज को देते हैं और समाज उसे स्वीकार करता है और फिर आपके लिए जो समाज बात करता है, तो मुझे लगता है वो रियल सफलता है। Why your intent is so positive, sir? In every aspect, चाहे आपके साथ बुरा हो उसमें भी आप पॉजिटिव हैं, और even every situation। देखिए, अगर आप धार्मिक हैं और या आप आध्यात्मिक हैं, या तो आप धर्म को मानेंगे, आप अध्यात्म को मानेंगे, और धर्म को मानते मानते अध्यात्म को मानने लग जाते हैं, ये मेरी सोच है। ओके। जो धर्म को मानने के बावजूद अध्यात्म पे विश्वास नहीं रखता है ना, मुझे लगता है वो धार्मिक नहीं है। ओके। और अध्यात्म ये है कि
आपको देना है। अध्यात्म ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि सकारात्मक आप होंगे तो आप सकारात्मकता अपने आसपास स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिव होने के लिए तो निराशा तो हर स्टेप पे खड़ी है। आपने अननेसेसरी अपनी एम्बिशंस बढ़ा ली हैं, इच्छाएं बढ़ा ली हैं, और आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और आप नेगेटिव हो रहे हो। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को। ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, ये ट्रोलिंग एक्चुअली एक फ्रस्ट्रेशन है। जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, जिन लोगों के पास मंच नहीं है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है किसी दूसरे के वीडियो पे, किसी दूसरे के इमेजेस पे जाके हम पर्टिकुलरली वो चीज़ मेंशन कर दें। पर मैं तो उसे भी सकारात्मक लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ट्रोलिंग को भी हम सकारात्मक लें। वो कैसे पॉसिबल? उसका कारण ये है कि फ्रस्ट्रेशन बाहर आनी चाहिए। ओके। देखिए, हो सकता है कोई कुछ फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके लिए एक आई ओपनर भी बन जाए। ओके। तो मतलब आपको नकारात्मकता के अंदर भी सकारात्मकता ढूंढनी पड़ेगी, हैबिट बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आप कैसे स्टेबल होगे सर? बहुत मुश्किल है। देखिए, लाइफ को जीने के साथ साथ फील भी करना पड़ेगा ना। तो फील करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? यू हैव टू बी पॉजिटिव ओनली। यस। बाकी वो सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में है, वो इस कायनात को चला रहा है। हम उस पर विश्वास तो रखें। मैं तो ये कहता हूँ, सकारात्मकता ये है कि जब आप ऊपर वाले के लिए कोई ऊपर वाले से कोई प्रेयर करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप उस समय सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं? आपको क्या लगता है, आपको देगा या नहीं देगा? अगर आपको उस पर भी डाउट है, लगता है देगा ही नहीं, तो मतलब आप सोचिए आपके अंदर आप कितने, आपके विचार कैसे हैं, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, क्या समाज को दे पाएंगे कुछ आप? ये जो थॉट प्रोसेस है सर, ये आपने खुद संघर्ष करके कायम किया है या बाय पेरेंटिंग आप ऐसे हैं जैसे आपके फादर साहब हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि संस्कार आपकी सबसे बड़ी एसेट होते हैं। यस। तो हम जो भी हैं, आज आप जो हैं या आज मैं जो हूँ, उसके वो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे जीन्स का है जी, हमारे संस्कारों का है जी, जो खून के माध्यम से हमारे बीच में है, परवरिश के माध्यम से हमारे बीच में है। तो सबसे बड़े संस्कार हैं। और दूसरा क्या होता है, जिस समाज में आप रहते हैं उसे समझते हैं, तो जब आप समाज में रहते हैं तो उसे समझने का प्रयास भी करना चाहिए। और जब आप समझने का प्रयास करते हैं तो आपकी थॉट्स आती हैं, और जो थॉट्स आती है फिर ग्रेजुअली आपकी थॉट्स के हैं वो काफ़ी उनमें एक सिमेट्री आ जाती है, तो आपके विचारों में एक लय बन जाती है। तो आज अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कंट्रीब्यूशन संस्कारों का है, और समाज में रहने के अलावा मैं समाज को समझने की कोशिश करता हूँ। तो उन कोशिश में एक द्वंद्व चलता रहता है दिमाग में। अब वो द्वंद्व जहाँ जाके स्थापित हो जाता है तो वो मेरी थॉट बन जाती है, और उस थॉट को मैं फिर रोज़ उसका विश्लेषण भी करता हूँ, एनालिसिस भी करता हूँ। लगता है कि हाँ, मैंने सही सोचा था। हु इज़ योर मेंटर? मैं बोलूँगा समाज ही मेंटोर है। सबको रोज़ इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हमारे समाज में कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ संघर्ष कर रहे हैं। हर आदमी आपका मेंटोर है। आप अगर किसी को भी बहुत ढंग से देखेंगे तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज अगर मैं आपसे बात करूं तो आप भी मुझे मेंटोर दिखते हैं। कैसे आप आज पॉडकास्ट को, इस टेक्नोलॉजी को आपने अपना इंटरेस्ट बनाया, आप लोगों से बात करना चाहते हैं। शायद आप लोगों से बात दो मकसद से करना चाहते हैं, खुद कुछ सीखने के लिए और एक उनकी बात को आगे पहुंचाने के लिए। आई बिलीव सर कि सुनना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है और करना ज़रूरी है। अपनी पहचान बनानी भी ज़रूरी है ना। तो क्योंकि अगर आप अपनी पहचान ही नहीं बना पाए तो ये जीवन व्यर्थ है। ये जीवन व्यर्थ है। आप सिर्फ पैदा हुए और मर गए हैं। अगर आप अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं, मैं तो इसके आगे का भी एक बात बता देता हूँ, पहचान की स्वीकृति भी बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होनी चाहिए सर? हालांकि बड़ा मुश्किल है। समाज क्रूअल है। आपको अगर लोगों को लगता है कि सफलता पहचान पर आके ही ख़त्म हो जाती है, पहचान बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंसिस्टेंसी से पहचान बन जाती है, लेकिन पहचान के लिए स्वीकृति आपको समाज स्वीकार भी करे। कहाँ स्वीकार करता है?
रोज हम देखते हैं ना, आप क्रिटिसिज्म देखते हैं तो, लेकिन ठीक है, अगर आप समाज को देने पर काम कर रहे हैं, निष्फल भाव से रोज अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और देने की कोशिश कर रहे हैं, और संग्रहण मात्र उतना ही कर रहे हैं जो हमारी बिलोंगिंग्स है वो हमारे ना होने पर सेफ रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वीकृति फिर आपकी पहचान को आज नहीं कल मिल ही जाएगी। तो मेंटोर तो मैं देखिए कई लोगों से प्रभावित हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, कईयों को देखता हूँ, सुनता हूँ, उनके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ी लिस्ट है, मेरे फादर साहब से शुरू होती है, मेरे पिताजी से शुरू होकर एक लंबी लिस्ट तक जाती है। मेरे माता जी, मेरी मदर हैं, मेरी मतलब एक लंबी लिस्ट है, मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, मेरे शिक्षक रहे हैं, मेरे पीएचडी टीचर जिन्होंने ये डॉक्टरेट की डिग्री मुझे दी, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे एम्प्लॉयर हैं, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा संस्थान आज चलाने को दिया, जिनके कारण मेरी पहचान बनी, वो भी मेरे मेंटोर हैं। कई लोग हैं सर, रोज आपके जीवन में कई लोग निकलते हैं। यहाँ पे मैं देखा कल इतनी बारिश हुई, मैं अपने सुबह आके अपने 4th ग्रेड स्टाफ को देख रहा था, उनका ये था कि बच्चों के आने से पहले इस कैंपस को साफ सुथरा करना है, तो मैं देख रहा था है वो भी हैं। तो हर व्यक्ति को आपको बहुत ढंग से ऑब्जर्व करना चाहिए और उसमें से कुछ चीज़ें सीख के उसे मेंटोर के रूप में आप अडॉप्ट कर सकते हो। अभी तक तो मेरी सोच ही है। सर जैसे आपका पर्सनल फाइनेंसेस से आप बिलोंग रखते हैं, हम जैसे बीकानेर से हैं, तो आपके इस पे क्या ओपिनियंस है कि बीकानेर और ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकता है? देखिए बीकानेर की ही क्यों बात करें, हम अगर हमारे मुल्क पर भी चलें, आगे बढ़ें, तो देखिए जब तक हमारा युवा जो है नौकरी की लाइन में रहेगा ना, संघर्ष रहेगा। युवा को नौकरी की लाइन से बाहर आकर अपना कुछ करने का एक सपना पालना चाहिए। उसको लगता है इसमें जोखिम ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, और इस कारण क्या है कि हम नहीं तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है। हमारी पुरातन संस्कृति कितनी बड़ी है, कितनी रिच है, हमारे धर्म, हमारे वेद, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि हम इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में से उसके लिए लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे तो हालांकि ये बड़ा अजीब सा नैरेटिव है कि चौथी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था जीडीपी पर। अरे साहब, पांचवी अर्थव्यवस्था बने बैठे हो, चौथी बन जाओगे, पर कैपिटा इनकम देखा है क्या कितना है? प्रति व्यक्ति आय देखिएगा कितनी है। 80 करोड़ लोगों को तो आप सुबह शाम फ्री खाद्यान्न बांटते हो, तो सरकार बजट में कहती है 150 करोड़ में से 80 करोड़ के पास तो खाने के लिए नहीं है। क्या आपने आर्थिक सफरनामा में इन सबको मेंशन किया है? बिल्कुल कोशिश की है अपनी किताब में, मैंने लिखा इन चीज़ों को, मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि जीडीपी की बात करके आप अपने कद को अगर आप व्याख्यान कर रहे हो, तो ये तो आप इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकली चला रहे हो। आपने अर्थशास्त्र का राजनीतिकरण कर दिया। आप अपनी तरफ, मतलब ये गलत है। जिस इंग्लैंड को, जिस गोरों को पीछे छोड़ के आप पांचवी अर्थव्यवस्था बने, वो गोरे पर कैपिटा इनकम में आपसे 20 गुना आ गए। देखिए जीडीपी की बात कर रहे हैं तो वो पैसा जो है वो कुछ बड़े निजी क्षेत्रों में इकट्ठा हो रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ा रहा है वो। आज हमारा एक्सपोर्ट जो है वो टोटली आईटी सेक्टर बेस्ड है, और अगर डॉलर महंगा होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को तो फायदा होता है। हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट को फायदा देने के लिए महंगा क्रूड ऑयल खरीदते हैं, क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है, एक्सचेंज करेंसी वैल्यू में हमें घाटा होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है, चूंकि आम आदमी की समझ से बाहर की चीज़ है, वो उसे समझना नहीं चाहता, तो वो जीडीपी में कद बढ़ने को अपनी विकास, अपनी ग्रोथ समझ लेता है, जबकि वो तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की, कुछ कैपिटलिस्टिक लोगों की, कुछ बड़े पूंजीपतियों की, कंपनियों की ग्रोथ है। सेंसेक्स की ग्रोथ भी उनकी ग्रोथ है। आम आदमी को तो हमने पिछले 2-3 दशकों से ये समझा दिया है कि तू तो खरीद, सिर्फ तेरी क्रय क्षमता होनी चाहिए। वो इसी उधेड़बुन में है। सोची समझी नीतियां हैं सर, ये नैरेटिव्स हैं। दिवाली धनतेरस पे खरीदारी कम होती है तो रिसेशन डिक्लेयर हो जाती है जी। और हम पागलों के तरीके से खरीदते हैं, ऑटोमोबाइल खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, होम अप्लायंसेस खरीदते हैं। ये क्या हो गया? दिवाली को क्या आपने अपनी क्रय क्षमता की उसकी प्रदर्शनी लगाने का त्यौहार बना दिया?
निवेश पे काम होना जरूरी है। बचत आई नहीं है हमारे पास, एग्री। बचत नहीं है, किसी के पास बचत नहीं है। और आप देखिए कि जितने ये हमारे कंपनीज हैं, इन्होंने पीएलसी कितनी शॉर्ट कर दी है प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपको एक मोबाइल 1 साल बाद पुराना लगने लग जाता है, क्योंकि नया आ चुका है, आपकी इच्छा शक्ति उस तरफ है खरीदने के लिए। एक लैपटॉप 4 साल बाद खत्म हो रहा है, पहले रेडियो लंबे लंबे अरसे तक टीवी चलते थे। तो सोचे समझी तरीके से क्रय क्षमता को मेन स्ट्रीम में रखा जाए, हर आदमी खरीदे, तो एक बहुत सोचे समझे तरीके से आर्थिकी को चलाया जा रहा है देश की। और आपने जो ये कहा कि बीकानेर के लिए, देखिए टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ जो हैं, छोटे शहर जितने भी हैं ना, उनके साथ दिक्कत ये है कि वहाँ पर बिजनेसेस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं। आप अगर आज बीकानेर को भी देखें तो बीकानेर आज भी जो विशेषता व्यापार में 30-40 साल पहले रखता था, वही तो रखता है। नो ग्रोथ। 3-4 चीज़ों में ही तो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, वो भी मेनली फूड प्रोडक्ट्स ही हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। फूड प्रोडक्ट्स हैं, एग्री प्रोडक्ट्स भी हमारे पास में कुछ हैं, ऊन भी एक हमारी बहुत बड़ी विशेषता थी पहले, ठीक है, वो कम हो गया है। लेकिन आप सिरेमिक्स था हमारा कह ले, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें बड़े कितने हुए हैं। हर व्यापारी ने अपने आप को बड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर बीकानेर की नमकीन भुजिया आपकी पहचान है तो हर व्यापारी को बड़ा होना चाहिए था। उन्होंने रिस्क नहीं लिया, जिन्होंने रिस्क लिया वो बड़े हो गए। अब अच्छा, आपने रिस्क नहीं लिया तो आप डाइवर्सिफाई कर लो, अब दूसरे क्षेत्र ढूंढो। तो मुझे लगता है छोटे शहरों की प्रॉब्लम यह है कि उनके व्यापारियों को रिस्क लेना नहीं सिखाया जा रहा है। ठीक है, उनके परिवार उनके व्यापार पर निर्भर है, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। सरकारें आगे बढ़ें, उन्हें पुश करें, मोटिवेट करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज आए। देखिए, ये आप इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट का इफेक्ट कहाँ आ रहा है? बड़े शहरों में तो आ रहा है। यस, टियर 2 टियर 3 कवर ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा कवर। आज आप, ठीक है, ये हमारी दुआ है कि जयपुर जो है वो गुड़गांव को अब रिप्लेस करे। यस, ठीक है, गुड़गांव में जो आज बुरी हालत हुई है उसको रिप्लेस करे, क्योंकि वो नियरेस्ट है। लेकिन क्या जयपुर के डेवलपमेंट का इम्पैक्ट जो है वो बीकानेर में आएगा क्या? सोचना मुश्किल है। मैं कह रहा हूं मुश्किल क्या, असंभव है। और हम ठीकरा फोड़ते हैं राजनीतिक विल पर। हमारी खुद की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज अगर हमारे शहर में देखते हैं तो कई सेक्टर्स हैं जहां जो बिल्कुल जहां पे वैक्यूम है। आप एंटरटेनमेंट सेक्टर बीकानेर का देखिए, मतलब बहुत कम काम हुआ है इसमें। आप बीकानेर में फूड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड देखिए, होटल इंडस्ट्री को बीकानेर में देखिए, टूरिज्म के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बीकानेर में देखिए। आज बीकानेर को एक जो फ्लाइट चल रही है उससे ज्यादा फ्लाइट्स की जरूरत है। मैं इस चीज को जानता हूं, और कई लोग जो हैं कि व्यापारी हैं वो भी महसूस करते हैं। ये तो अच्छी बात है, आज फ्लाइट हमारे पास बीकानेर में है, लेकिन क्या हम ये महसूस करते हैं कि कितनी लेट चली है? देखिए, डेवलपमेंट जब आपने करना है ना, तो एक तो ये संतोषी व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये आपके एग्रेशन होना चाहिए, आपके नेचर में ओवर एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशन शब्द को हम नकारात्मक लेते हैं, बहुत एम्बिशियस है ये शब्द, हम ये टोंट होता है हमारे समाज में, ये नेगेटिव शब्द है। सुखी रहना चाहिए, संतोष आना चाहिए, सैटिस्फैक्शन आना चाहिए। सैटिस्फैक्शन तो ग्रोथ में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। If you are satisfied, then you are not developing. आप सेटिस्फाइड कैसे हो? आपको अगली जनरेशन के लिए क्यों नहीं सोचते हो? क्यों सेटिस्फाई होना चाहते हो आप? अगली जनरेशन को कौन देखेगा? आपने अगली जनरेशन को से आप उसके लिए इकट्ठा करके रख ली, तो फिर समाज का देखिए। आप अपने एफर्ट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन शब्द जो है वो नेगेटिव है। वो आपके एफर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करवाता है। तो छोटे शहरों में मुझे ऐसा लगता है दो कमियां, एक एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है, एडवांस नहीं पढ़ाया जाता, बच्चे पीछे रह जाते हैं बड़े शहरों के मुकाबले। दूसरा जो है, व्यापारी जो है वो रिस्क ले, सरकार से मांग करे, अपनी बात रखे सरकारों के सामने कि दीजिए हमें कुछ, क्योंकि व्यापार आपका ब्लड है, अर्थव्यवस्था का ब्लड व्यापार है।
नौकरी नहीं है। व्यापार नौकरी देता है, सीधी सादी बात है। आज अगर हमारे समाज में 80% 70% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर से आ रही हैं तो व्यापार नौकरी दे रहा है। तो व्यापार को क्या चाहिए? उसको जोखिम क्षमता को बियर करने के लिए पूंजी चाहिए, या उसे मार्केट चाहिए। तो सरकारें क्यों नहीं इस तरीके की आर्थिक नीतियां बनाती हैं? बना रही हैं सरकारें, अच्छा कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो फोकस है वो सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज फोकस नहीं है आपका। जयपुर डेवलप हो जाएगा, बीकानेर पीछे रह जाएगा, फिर बीकानेर को सोचोगे क्या? बीकानेर के भी तो कई लोग हैं जो बाहर बैठे हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं, हर सिटी का इन्वेस्टमेंट समिट अलग करिए। जो बीकानेर से गए लोग बाहर बैठे हुए हैं उन्हें मान सम्मान दीजिए, बीकानेर लेके आइए, उन्हें बोलिए, बताइए बीकानेर में क्या करना है, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट देते हैं, आप पूंजी लगाइए। ये पीपीपी पैटर्न हो गया, पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे काम करवाइए। युवा को नौकरी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, उसे यहीं पे नौकरी मिलेगी, वो क्यों अपना घर छोड़ना चाहेगा? तो एक इस तरीके का एक मॉड्यूल होना चाहिए जिस पे काम किया जा सकता है। सर अभी जैसे आपका एक समिट हुआ था, उसमें आपका टॉपिक था एम्पावर जी, कैसा रहा सर वो? बहुत बढ़िया सर, पुणे में था। लास्ट वीक आई वाज देयर एट पुणे। बहुत बड़ा एक एक्सपोजर था वो मेरे लिए। और इंडिया का वो एक डिज़ाइनिंग अवार्ड्स थे, डिज़ाइन के अवार्ड्स थे, कॉर्पोरेट थी, बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट थी, एक एलीट ऑडियंस थी बहुत बड़ी। और मुझे स्पीकर के रूप में इनवाइट किया गया था और मेरी थीम थी एम्पावर। तो एम्पावरमेंट में मुझे सेल्फ एम्पावरमेंट पर भी बात करनी थी और एम्पावरमेंट कैसे दी जाए उस पर बात करनी थी। तो पहले तो मैंने अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट पे बात की कि भी मैं कैसे फील करता हूँ दैट आई एम सेल्फ एम्पावर्ड। और चूँकि जो मेरा पेशा है, मैं एजुकेशन सेक्टर से आता हूँ, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके के रिफॉर्म्स आएँ जिनके माध्यम से समाज को मैं एम्पावर कर पाऊँ, मेरे बच्चे को जो मेरे पास पढ़ता है। तो इन बातों पर एक मैंने अपना वर्जन रखा था और काफ़ी मुझे उसके पॉजिटिव व्यूज़ मिले, लोगों ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। मैं उन ऑर्गेनाइज़र्स का जो इंडी डिज़ाइन था उनका शुक्रिया करता हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया गया, मुझे मौका मिला। तो सुधीर शर्मा जी हैं, उनका शुक्रिया करता हूँ कि मुझे उन्होंने मौका दिया और मैंने अपनी बात रखी और मैंने बताया कि छोटे शहर को मुख्यधारा में सम्मिलित करना ज़रूरी है और छोटे शहर को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा है जो एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है। और मैंने खुल के बोली बातें अपनी। मैंने कहा कि एजुकेशन सेक्टर को बहुत चैलेंजेस है उसमें। सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि टीचर अपने अंदर बदलाव नहीं चाहता। टीचर को आप जैसे ही कहो कि आप अपने आप को चेंज करो तो वो इसको नेगेटिव लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि हम टीचर को उसके कंटेंट में बदलाव लाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमें बिलीव है कि आप जो पढ़ाते हैं बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाया कैसे जाए इस पर तो बात की जा सकती है ना, क्योंकि हर बच्चे का एक इन्फ्लुएंस है। आज अगर वो टेक्नोलॉजी के दौर के साथ हमारे पास में आ रहा है तो उसका एक इम्प्रेशन है, वो चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है। तो हमें वर्सटाइल होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा उसको क्या चाहिए, रादर देन हम जो समझते हैं वही डिलीवर करें। ये बदलाव अगर टीचर अपने अंदर ले आता है तो एजुकेशन रिफॉर्म्स हो जाएंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू। श्योर। कि आप कैसे चाहते हैं कि सोसाइटी पीएस वोहरा को कैसे याद रखे? सोसाइटी पीएस वोहरा को कैसे याद रखे, ये तो मेरा खुद से ही प्रश्न है कि मैं पहले तो समाज के लिए कुछ कर पाया तो ही समाज मुझे याद रखेगा। अब मैं समाज के लिए क्या करना चाहता हूँ, तो चूँकि जो मेरी रोज़ी रोटी है, जो मेरा पेशा है, मैं एक शिक्षक हूँ, एक शिक्षण संस्थान चलाता हूँ, तो कोशिश रहेगी कि उसके माध्यम से मैं समाज को अच्छा दे पाऊँ। जिन पेरेंट्स के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो हमारे पास विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें उनके विश्वास पे खरा उतरूँ और इवन उनके विश्वास पे इतना खरा उतरूँ कि उन्होंने जो नहीं चाहा था मैं वो भी दे सकूँ। जो संघर्ष मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा स्टूडेंट लाइफ में, मैं नहीं चाहता वो मेरा बच्चा देखे, क्योंकि छोटे शहरों के बच्चों को जब बाहर जाना पड़ता है तो उन्हें उनका कॉन्फिडेंस टूटता है ना। तो मैं एक तो ही चाहता हूँ कि मैं मेरे बच्चे को एडवांस एक्सपोजर दूँ। दूसरा, मैं एक बौद्धिक विरासत भी अपनी छोड़ना चाहता हूँ। मैं मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए एक बौद्धिक विरासत का मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं राइटर्स
फ्रेटर्निटी को बहुत बड़ा समझता हूँ। मैं एक लेखक होना, मुझे लगता है ये बहुत अभिमान की बात होती है। क्योंकि लेखक तो इस दुनिया से चला जाता है, उसका लिखा उसे हमेशा ज़िंदा रखता है। तो इस दुनिया से जाना तो है एक दिन, लेकिन मैं उसके बावजूद ज़िंदा रहना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरी बौद्धिक विरासत के माध्यम से, मेरी इंटेलेक्चुअल कैपिटल के माध्यम से मैं ज़िंदा रहूँ। तो उसके लिए जो मेरा विषय है, मैं आर्थिक मुद्दों पे लिखता हूँ, तो मैं उस पर और अपनी समझ को बहुत गहराई तक ले जाना चाहता हूँ। मैं एक आम आदमी के हिसाब से आर्थिक मुद्दे क्या होते हैं, मैं उन्हें समझना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ महंगाई जो है ये आम आदमी को कैसे प्रभावित करती है। सेंसेक्स आम आदमी की रीच तक आज भी है या नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा होना क्या उसे रियल में इफेक्ट करता है? उसे लगता है वो कल 100 रुपये का भराता था, आज 106 रुपये का हो गया, और वो तो 100 रुपये का नोट निकाल के पेट्रोल पंप पे देता है। तो क्या वो फील करता है कि उसकी गाड़ी में आज 1 लीटर से कम पेट्रोल आया है? क्या वो फील करता है कि अब उसे कम चलना पड़ेगा? मैं इस दर्द को समझना चाहता हूँ और उस दर्द को लिखना चाहता हूँ। अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो तो ऐसा समझ लीजिए टेक्निकल लिख रहा हूँ। मैं अर्थव्यवस्था को या आर्थिक मुद्दों को आम आदमी की शब्दों में लिखना चाहता हूँ, उसके दर्द के हिसाब से। कि अगर जीडीपी की भी बात है तो मैं उसको समझना चाहता हूँ, क्या जीडीपी आर्थिक असमानता तो नहीं बढ़ा रही है? क्योंकि जब सरकारी नौकरियों का कंट्रीब्यूशन कम है, प्राइवेट नौकरियों का कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट नौकरियों में वेलफेयर कहाँ है? प्राइवेट नौकरियों में पेंशन कहाँ है? जब पेंशन नहीं है तो वेलफेयर कहाँ है? इसका मतलब आपको आखिरी सांस तक काम करना है। तो जब वेलफेयर नहीं है तो एक दर्द है ना कि मैं तो सडनली कल कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार का पीछे क्या होगा। तो आम आदमी वो जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है वो बचत पे फोकस रखता है, वो मेडिकल पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, इन्हीं के चक्कर में घूमता रहता है। तो इस दर्द को समझना चाहता हूँ और कभी मौका मिला तो इस दर्द को सरकार तक, नीतियों तक पहुँचाऊँ, ताकि आर्थिक रिफॉर्म्स जो हो ना वो आम आदमी को समझ कर हों। सरकार कहती है हम आम आदमी के लिए करते हैं, मैं कह रहा हूँ उसे समझ कर हो। उसको सर कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में तो उसे आता है। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बात रखना नहीं जानता है। ऐसा नहीं उसे बजट समझ में नहीं आता है, उसे बजट समझ में आता है, लेकिन वो बजट पे प्रश्न नहीं करता है। उसने बजट को सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट समझ लिया, ये महंगा होगा, सस्ता होगा। क्योंकि अखबार में न्यूज़ भी तो वो आती है, वॉशिंग मशीन महंगी, सिगरेट सस्ती जी, ईवी सस्ते हो जाएंगे। अब तो उसको लगता है अब ईवी सस्ते हो रहे हैं तो अपन ये गाड़ी छोड़ते हैं, अब ईवी खरीदेंगे। वो समझता नहीं है कि वो ईवी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में फंस गया। वो अपनी पेट्रोल की गाड़ी बेचना चाहता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद लो। वो समझता नहीं है कि पेट्रोल का व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर 7-8 लाख रुपए का फर्क है। उसे समझता है मैं ही जो है प्रदूषण में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है मेरी इस पेट्रोल की गाड़ी का है। सरकार तो ईवी सस्ते कर रही है। वो नहीं समझ पाता। तो देखिए, समझ तब आती है जब आप प्रश्न करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, प्रश्न करना आना चाहिए। करिए प्रश्न, क्या आप ईवी सस्ते कर रहे हैं, क्या कारण है साहब? तो इसका पहला आंसर तो निकलेगा प्रदूषण बहुत हो रहा है। इस कारण कर रहे हैं, किसी ग्लोबल प्रेशर में कर रहे हैं। तो ये प्रश्न करें ना। वो चूंकि नहीं करता है, मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं। एक ऐसी किताब लिखना चाहता हूं जिनमें मैं उन तक पहुंचूं। अब हिम्मत तो नहीं हो पा रही है। देखता हूं क्या, मतलब एक ऐसा कुछ आम आदमी का आर्थिक दर्द, उसकी परेशानियां। और अगर आप उसकी हेडलाइन क्या होगी, अगर बुक का नाम क्या होगा अगर आपने सोचा है? ऐसा कुछ नहीं सोचा है, ईमानदारी से दिमाग में कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ हुआ तो आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ होगा। और वैसे देखा जाए तो ये कितनी व्यथा है ना, आम आदमी, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, इतनी शानदार ऐतिहासिक विरासत का मुल्क, संस्कृति का मुल्क, उसमें कितना दर्द है इस शब्द में, आम आदमी। मतलब देखा जाए तो उसकी रीच कहीं नहीं है। ना उसकी क्वालिटी एजुकेशन पे रीच है, ना क्वालिटी ऑफ अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ पे उसकी रीच है, ना लग्जरीज पे उसकी रीच है। जबकि समाज में सब कुछ है।
इस देश में आज लग्जरी मेडिकल भी आ गया है बड़े बड़े शहरों में, लेकिन आप तो अपने आसपास के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी तक आपकी रीच है, एग्री। जहाँ पर आप कितने सेफ हैं वो आपको पता नहीं है। तभी किसी ने कहा है कि भगवान यहाँ पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि लोगों के उठने से पहले घंटियाँ बज रही होती हैं, तो उसी के भरोसे है सर। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ी फ्रीडम दी जाए कि कुछ हम इंडिपेंडेंटली करें। तो कुछ आम आदमी को समझना चाहता हूँ, उस पर कुछ लिखने की कोशिश करूँगा। कभी मौका मिला तो एक बौद्धिक विरासत छोड़ूँ, और जिस पेशे में हूँ उन बच्चों को वो संघर्ष ना करने दूँ जो संघर्ष मैंने किया था। इतना ही सोचा। हमें सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें थैंक टाइम यू सो देने के मच, लिए थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे मौका दिया इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से। अब मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब बहुत सिंसियर हैं और बहुत हम्बल्ड हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, और मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे सुना, मेरे से इतनी बात की, और मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ कि मैंने अपनी बात को बहुत ईमानदारी से आपके सामने रखा। सर इट्स टोटली आवर प्लेजर कि आप हमारे थैंक यू सो मच सर। अब देखते हैं आपके प्लेटफॉर्म से या ऑडियंस इस पॉडकास्ट को कैसे लेती है। मैंने तो अपनी ईमानदारी से अपने दिल से बातें रखी हैं सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। शुक्रिया सर।